मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था जल के बारे में, जल के विभिन्न स्रोत के बारे में, और विभिन्न स्रोत में जल कहाँ से आता है इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो विभिन्न स्रोतों में जल कहाँ से आता है? तो वर्षा जल से आता है। तो आपने कभी ये सोचा है कि वर्षा कैसे होता है? वर्षा में आसमान में पानी इतने सारे कहाँ से ले जाते हैं, कितना पानी गिरता है धरती पे। तो वर्षा का जल कैसे आता है? तो वर्षा सबसे पहले भी जानेंगे कि वर्षा कैसे होता है। वर्षा सबसे पहले ये जैसे कि वर्षा जमीन पे आता है और फिर जमीन से वाष्पोत्सर्जन के द्वारा या वाष्पीकरण के द्वारा पानी वापस आसमान में जाता है। फिर वहाँ वो बादल बनता है और बादल बन के फिर वापस धरती पे आता है। तो इसको हम बोलते हैं, जैसे ये हमारा धरती पे आया, ये वाष्पीकरण हुआ और फिर ये संघनित होकर इस टाइप से ये जल चक्र बनकर तैयार होता है। यहाँ बारिश हो रही है, ये नदी में पानी आया, नदी से पानी वाष्पीकरण हुआ और ये वाष्पीकरण होकर पानी यहाँ संघनित हुआ और संघनित होकर वापस फिर ये बादल बनकर धरती में बरसा। या इस पेड़ पौधे से वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पानी ऊपर आसमान में गया और वहां संघनित होकर फिर बादल बना और बादल से धरती पे आया। इस तरह से ये हमारा जल चक्र चलता है। तो बच्चों, कभी आपने सोचा है कि ये तो जल चक्र हो गया, लेकिन आपने ये भी समझ गया कि ना ये हमारा नदी है, नदी से पानी वाष्पीकरण हुआ। वाष्पीकरण कैसे हुआ? जैसे कि नदी पे जब गर्मी के दिनों में, ठंड में तो नहीं होता उतना, गर्मी के दिनों में जैसे ही सन का रे, सूर्य की किरण पानी पे पाता है, पानी हीट होता है और पानी गर्म होकर उससे जो भाप होते हैं ऊपर के उठते हैं। या जैसे हमारे घर में खाना पक रहा है, उसे जो आपने देखा है कि पानी खौल रहा है, पानी भाप बनकर ऊपर जा रहा है। पानी भाप बनकर ऊपर कहाँ जा रहा है? तो वो वही भाप को ही वाष्प कहते हैं और वाष्प का उठना वाष्पोत्सर्जन है। यानी कि पानी का भाप बनकर ऊपर के उठना ही वाष्पीकरण है। ठीक है, पानी का ये भाप बनकर उठना ही वाष्पीकरण है। एक प्रक्रिया तो ये हुआ। दूसरा प्रक्रिया है कि पेड़ पौधों से वाष्पोत्सर्जन होता है। बच्चों, पेड़ पौधे तो आप सब जानते हैं, पेड़ पौधे भोजन तैयार करते हैं। अब भोजन तैयार करने के दरमियान वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और उस क्रिया के दौरान उनमें जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं। जैसे ये पत्ती है, तो पत्ती के किनारे किनारे छोटे 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 यहाँ पे किनारे में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। आप इसको गेंदे फूल के पत्ती में बड़े अच्छी तरह देख सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। उसको, इस छिद्र को क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। आप ऊपर की कक्षाओं में इसको पढ़ोगे। इस छिद्र को क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। तो पत्ती में ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल मौजूद होते हैं। क्या पेड़ के सभी भाग जहाँ क्लोरोफिल मौजूद है वहां पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो खास ज्यादातर तो पत्ती ही होती है। पत्ती को पेड़ पौधों के लिए फैक्ट्री का नाम पड़ता है। पत्ती को मतलब कहते हैं कि पत्ती पेड़ पौधों की फैक्ट्री होती है, ऐसा करते हैं, ऐसा है ही। तो ये पत्ती में खाना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई और उसके बाद ये जो छोटे छोटे छिद्र हैं, जो एक्स्ट्रा पानी है, वो पानी उसे बाहर निकलता है। या गर्मियों के दिन में पत्ती को सूखने से बचाने के लिए पेड़ पौधे वाष्पोत्सर्जन करते हैं, ताकि पानी यहाँ से बाहर निकलता रहे इन छिद्रों से और पत्ती तेज गर्मी में वो पत्ती सूखे नहीं। मतलब
अपने आप को पेड़ पौधे सूखने से बचाने के लिए वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया करते हैं, ताकि तेज गर्मी में वो सूखे नहीं। इसी कारण हमें गर्मियों में अगर हम खेती करते हैं ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उस समय पेड़ पौधों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया बहुत तीव्र गति से होती है। तो ये दो प्रक्रिया है जिससे कि जो धरती पे जो पानी है वो ऊपर उठता है। एक हो गया वाष्पीकरण, दूसरा हो गया वाष्पोत्सर्जन जो पेड़ पौधों के द्वारा होता है। ये पानी भाप बनकर तो ऊपर की ओर उठ गया। जैसे जैसे पानी ऊपर की ओर, वायु में तो पानी मिक्स होता है, पानी कहाँ जाता है, कैसे जाएगा? तो हवा में पानी जो है वो मिक्स होता है। जैसे जैसे वायु ऊपर की उठती है वो वायु ठंडी होती जाती है। तो ये जो पानी ऊपर उठ रहा है, वायु ठंडी क्यों होती है? उसके ऊपर ठंडा होता है। तो ये जो पानी है ये यहाँ पे जाके छोटी छोटी बूंदों में, बूंद के रूप में हवा में वह तैरती रहती है, उस बूंदों को हम जल कणिका कहते हैं। और जब ढेर सारी बूंदें इस जगह जमा होकर हवा में इस तरह से वो तैरती हुई रहे तो उसको हम क्या बोलेंगे? बादल को कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? जब ढेर सारी बूंदें हवा में यहाँ पर जाके इस तरह तैरती हुई आपको दिखाई देती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बादल बोलते हैं। जब ये बूंदें आपस में जुड़कर जब भारी हो जाती हैं तो वो वर्षा के रूप में धरती पे गिरने लगती है। इस प्रकार से वर्षा होता है। आप समझ ही गए होंगे कि पहला वर्षा का जल धरती पे आया और सब जगह नदी नाले जहाँ तालाब जहाँ पानी भरा था भर गया। अब गर्मी में क्या होगा कि नदी ताले सूखते कैसे हैं? उसी प्रकार सूखते हैं कि ये जो नदी है इसमें पानी भरा हुआ है, गर्मी का दिन आया, वाष्पीकरण हुआ और पानी ऊपर की उठा और यहाँ जाकर पानी की जो बूंदे हैं, जो वाष्प है, वो जाकर यहाँ पे संघनित हुआ और संघनित होकर ये बादल के रूप में बन गया। उसी प्रकार यहाँ पेड़ पौधे भी वाष्पोत्सर्जन किए गर्मी के दिनों में। इसीलिए कहते हैं ना कि गर्मियों के दिनों में पेड़ पौधे के नीचे बैठने से हमें ठंडी हवा लगती है, क्योंकि जो गर्म वायु जो आ रहा है पेड़ पौधे की ओर, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ की ओर, तो वहाँ में पत्तियाँ वाष्पोत्सर्जन कर रही होती हैं और उस दरमियान जो हवा जो आते हैं वो पानी के साथ, वाष्प के साथ मिलकर हमें ठंडी हवा देते हैं। तो इससे यहाँ से वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो वाष्पोत्सर्जन जो वाष्प निकला यहाँ से वो भी ऊपर की उठा और यहाँ पे ये जो बूंदे हैं इसकी वाष्प की वो संघनित होकर यहाँ बादल का रूप ले लिया। तो ये दो ही माध्यम है पानी का ऊपर हवा में जाना, अर्थात यहाँ बादल तैयार करने के लिए यही दो माध्यम है जिसके द्वारा पानी ऊपर की उठते हैं और यहाँ पे जाके वो पानी संघनित होकर बादल का रूप ले लेती है और वर्षा के दिनों में जब बूंदें भारी हो जाती हैं तो धरती पे गिरती है। इस प्रकार ये पूरा एक जल चक्र बन जाता है। अब इसे आप अच्छी तरह समझ गए। अब हमारा यह जल चक्र तो हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये जल चक्र तो आ गया, अब इसी नदी नाले का पानी ही समुद्र में जाता है, क्योंकि बहुत सारी बड़ी बड़ी नदियां हैं जो पानी बह करके वो समुद्र की ओर जाती हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इस तरह से हम वर्षा का जल संग्रहण करके और मिट्टी में पानी को पहुंचा सकते हैं। बच्चों, तुम्हारे पाठ्य पुस्तक में एक किस तरह का फोटो बनाया हुआ है, आप सब इसको अच्छी तरह से देखें कि वर्षा तो हमारा हो गया धरती पे। अब इस वर्षा का जल को हम संग्रहण कैसे करेंगे? यहाँ देखिए, ये एक मकान है, मकान के ऊपर वर्षा हो रही है और यहाँ पाइप लाइन के द्वारा इसमें यहाँ एक गड्ढे का निर्माण किया गया है और इस गड्ढे में पानी आया और उसको हम इस तरह से ढक करके रखते हैं। तो इससे क्या होता है, पानी हमारा इस गड्ढे में काफी दिन तक स्टोर रहता है। इस प्रकार से हम ये वर्षा जल का संग्रहण कर सकते हैं। दूसरा क्या, हमारी राज्य सरकार क्या कर रही है, इस टाइप से डोभा का निर्माण कर रही है। डोभा जैसे कि तालाब जैसे होता है ना,
बिल्कुल तालाब की तरह ही। देखिए ये एक चौकोर बड़ा सा एक गड्ढा है, बिल्कुल तालाब के आकार का, और इस गड्ढे में वर्षा का जल स्वतः खुले जगह में, वो वर्षा का जल जो है खुले जगहों में इस तरह से पानी में इसमें भरता रहता है। तो इसका पानी का लोग खेती में खेतों में पटाने में, जानवरों को पिलाने में, या मकान को बनाने में, इस सब काम में लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से ढेर सारे गांव में लोग डोभा का इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार हम डोभा का निर्माण करके, वर्षा जल संग्रहण करके हम वर्षा के जल को कुछ मात्रा में स्टोर कर सकते हैं और उसको हम कुछ दिन तक उपयोग कर सकते हैं। अगर हर एक आदमी इस तरह वर्षा के जल को संग्रहण करके रखे तो शायद वर्षा के दिनों में भी, गर्मी के दिनों में भी हमें पानी की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। हमें हमारे लिए वर्षा के जल को हम बचा के इस प्रकार से रख सकते हैं। थैंक यू।